हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम गॉस थ्योरम स्टेटमेंट, गॉस थ्योरम डेरिवेशन, कूलॉम्स लॉ डेरिवेशन फ्रॉम गॉस लॉ, एप्लीकेशन गॉस लॉ, इन चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको मालूम होना चाहिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है प्लेन एंगल के बारे में। प्लेन एंगल क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई सर्कल है हमारा, आर रेडियस है। इसकी जो आर्क है वो इस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाती है उसको कहते हैं हम प्लेन एंगल। तो देखिए फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो इसका जो यूनिट है वो होता है हमारा रेडियन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सॉलिड एंगल के बारे में। सॉलिड एंगल को हम जैसे कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्रिकेट की बॉल है या कोई फुटबॉल है या एक बॉल है, तो आप उस बॉल की सरफेस पर कोई छोटा एरिया कंसीडर कीजिए और वो छोटा सरफेस एरिया उस बॉल के सेंटर पर जो भी एंगल बनाता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला जो आता है वो आता है, छोटा सा एरिया है इसलिए छोटा एंगल बनेगा, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। डी एस क्या है? सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल। आर क्या है? रेडियस। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। इसका जो यूनिट है वो होगा स्टील रेडियन। नेक्स्ट आता है हमारा गॉसियन। गॉसियन सरफेस का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है जिसके अंदर चार्ज होता है और इसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। ये मैंने कोई आर्बिट्रेरी सरफेस बना रखी है, ठीक है, जिसकी कोई शेप फिक्स नहीं है लेकिन इसके अंदर चार्ज है, तो दिस इज द गॉसियन सरफेस। ये एक सरफेस है सर्कल, इसके अंदर चार्ज इन्वॉल्व है, ये गॉसियन सरफेस है। ये हमारी सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसके अंदर चार्ज है, ये भी हमारी गॉसियन सरफेस है। नेक्स्ट है हमारा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का हम स्टेटमेंट बताएंगे। आप पूछता है उसमें एग्जाम में कि भाई स्टेटमेंट डेरिवेशन बताइए। गॉस थ्योरम क्या होता है? फॉर्मूला लिखा है उसी के बेस पर हमारे को स्टेटमेंट देना। देखिए इंटीग्रल साइन लग रहा है और ऐसे ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक, ये क्या है डीएस सरफेस एरिया, क्या होता है चार्ज, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए किस तरीके से स्टेटमेंट देंगे, इस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the surface integral of electric field around a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed. So the surface integral of electric field around the closed part is equal to 1 upon epsilon naught times the charge. This is the statement. ये हमारा स्टेटमेंट है। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट गॉस थ्योरम डेरिवेशन। गॉस थ्योरम का मैंने स्टेटमेंट आपको बताया था। दूसरा स्टेटमेंट इस तरीके से हो सकता है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एन सरफेस, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एन सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इन द। तो हम जो गॉस थ्योरम है उसका यानी गॉस लॉ का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या है हमारा डॉट प्रोडक्ट, तो पाई इज इक्वल टू इंटीग्रल एस ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें कॉस आता है थीटा का। ये हमारा गॉस लॉ। इसी को पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हमें प्रूव करना। उसके लिए क्या करते हैं कि कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q सिचुएटेड एट O पॉइंट एंड इमेजिन कर लिया है हमने एक गॉसियन सरफेस को जिसकी रेडियस कितनी है R है। देखिए छोटा एरिया इस सरफेस पर कंसीडर किया जो कि ds है हमारा। अब Q चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है तो वही फ्लक्स तो सभी जगह से पास होगा,
सबसे पहले हम इस छोटे से एरिया से गुजरने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे कि कितना फ्लक्स इस छोटे एरिया से गुजर रहा है। देखिए ये एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी हमारी नॉर्मल टू द सरफेस, पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है प्लस, तो इसके कारण प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी आउटवर्ड होंगी। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है वो डायरेक्शन किसकी, हमारी एरिया वेक्टर की है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या है हमारा, 0 डिग्री। तो देखिए स्मॉल फ्लक्स फ्रॉम दिस स्मॉल सरफेस, तो स्मॉल फ्लक्स को हमने डी फाई से प्रेजेंट किया। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। जब आप ई डॉट डी एस को solve करते हैं तो क्या मिलता है आपको, जैसे प्रीवियस में किया था ई डी एस कॉस थीटा। अब ये तो एक छोटे एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे कि टोटल जो स्फेरिकल सरफेस है उससे कितना फ्लक्स गुजर रहा होगा। तो टोटल के लिए क्या करते हैं कि छोटी चीज को जब आप बड़े रूप में लेके आते हैं तो वहां पर करते हैं इंटीग्रेशन। तो टोटल फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसका मतलब है सभी को क्या करेंगे आप, छोटे जो फ्लक्स गुजर रहा है उसका क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन डी फाई। डी फाई की वैल्यू आप पुट करेंगे तो किसके बराबर होती है, ई डी एस कॉस। अब देखिए आपको मालूम है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 0। तो cos 0 थीटा की जगह जब 0 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, 1 आएगी। तो फॉर्मूला होगा हमारा आगे फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डी एस। ठीक है, यहां पर चलिए आप, ई क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रखा हमने, हम पहले डेराइव कर चुके हैं। क्या होता है, जनरल फॉर्मूला है E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये तो मान लीजिए चार्ज था, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था फॉर्मूला हमारा, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। वो हमने वैल्यू यहां पर पुट कर दी। अब देखिए ये इंटीग्रेशन डीएस, अब इस पूरे सरफेस एरिया को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमने, तो देख रहे हैं आप ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा आपका, पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा डेरिवेशन आ गया किसका, गॉस थ्योरम, जो पाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू क्या है यहाँ पर, पॉइंट चार्ज, एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारी, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। एक चीज यहां पर क्लियर हो गई कि जो फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ओनली डिपेंड ऑन द चार्ज, चार्ज पर डिपेंड है। इस गॉसियन जो सरफेस है उसकी रेडियस पर डिपेंड नहीं है, चाहे छोटी रेडियस हो चाहे बड़ी रेडियस हो गॉसियन सरफेस की, उस रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा। फ्लक्स डिपेंड ओनली ऑन चार्ज। तो ये डेरिवेशन था हम। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की हेल्प से हमारे को कूलॉम्स लॉ को डेराइव करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू एट एंड इमेजिन गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। अब इस पर कोई एक छोटी सरफेस कंसीडर कर लिया डीएस, इसका एरिया वेक्टर है हमारा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही रहेंगी। अब देखिए गॉस थ्योरम हम प्रूव कर चुके थे, गॉस थ्योरम यानी तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब आप इस इंटीग्रेशन साइन के साथ ये डॉट प्रोडक्ट इसको ओपन करते हैं तो इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको मालूम है कि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की भी डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है हमारी। तो इसका मतलब हो जाएगा तो दोनों के बीच में क्या है हमारा, कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू आती है 1। तो फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रल का साइन ई डीएस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब देखिए ए इंटीग्रल डीएस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई को हमने बाहर कर दिया, ई क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। डीएस इंटीग्रल डीएस, इंटीग्रल का मतलब है पूरा सरफेस एरिया, जो स्फेरिकल सरफेस है उसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये हम लिख चुके हैं 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर रेडियस है। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, क्या आया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। या
अब आपको मालूम है कि कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो उस पर एक फोर्स लगता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। अब मान लीजिए कि इस सरफेस पर, जो छोटी सरफेस पर, उस पर मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है, तब उस पर फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। देखिए F इज इक्वल टू क्यू नॉट तो है ही है, ई की वैल्यू यहां से पुट कर दी, क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। तो देखिए ये जो फॉर्मूला आया, F इज इक्वल टू क्यू नॉट क्यू अपॉन 4πε0 स्क्वायर। देखिए F इज इक्वल टू क्यू नॉट क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, यही तो हमारा कूलम्स लॉ है। तो हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से या गॉस लॉ की हेल्प से क्या फाइंड किया, कूलम्स। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर Q क्या हमारा पॉइंट चार्ज है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या एयर, आर क्या है हमारा रेडियस, जो कि गॉसियन सरफेस की रेडियस है। तो इस तरीके से हमने कूलम्स लॉ को डेराइव किया। एंड एप्लीकेशन हमारी 3 एप्लीकेशन थी, उसमें हमारी एक एप्लीकेशन ये भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज सिलेंडर। तो देखिए कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, उस पर कोई एक चार्ज है प्लस Q। अब इसके कारण हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक, तो देखिए मैं इस चीज को थोड़ा सा समझाऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए कोई एक इनफाइनाइटली चार्ज सिलेंडर है आपके पास, इनफाइनाइटली है, अब इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, गॉस थ्योरम का यूज करना है। तो जब सिलेंड्रिकल शेप होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गॉसियन सिलेंडर कंसीडर करते हैं। तो जब आप गॉसियन सिलेंडर को कंसीडर करेंगे, मान लीजिए यही हमारा गॉसियन सिलेंडर आ गया फॉर एग्जांपल, तो देखिए आपके पास कितने एरिया मिलेंगे, एक तो ये एरिया मिलेगा, इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, एक ये पूरा एक एरिया आएगा, एक ये एरिया मिलेगा, तो आपको 3 एरिया मिलेगा किससे, गॉसियन सिलेंडर से। तो कंसीडर ए सिलेंडर हैविंग प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज है, तो उसके कारण आपको क्या कैलकुलेट करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट। तो देखिए गॉस थ्योरम मालूम है आपको, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि फॉर्मूला आता है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्या करेंगे, सिलेंडर के केस में जब आप इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं तो वो भी सिलेंड्रिकली होती है। तो कंसीडर एन इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर और रेडियस आर एंड लेंथ एल। ठीक, अब ये कर लिया आपने। इसी फॉर्मूले को हमें अब मॉडिफाई करना है। तो देखिए अब जो गॉसियन सिलेंडर आपने कंसीडर किया उस पर कितने एरिया आए, एक तो ये एरिया आया पूरा, एक छोटा सा एरिया ले लिया डीएस, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। आपको मालूम है कि प्लस चार्ज है सिलेंडर पर, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो किधर होंगी, इस डायरेक्शन में होंगी, ठीक है, पूरी ऊपर की तरफ नहीं होंगी ना नीचे की तरफ होंगी। तो देखिए एक एरिया वेक्टर डीएस इस डायरेक्शन में, एक एरिया वेक्टर ये इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दूसरा एरिया वेक्टर डाउनवर्ड है। ठीक, अब देखिए अब इसको ब्रेक किया फॉर्मूले को, तो सरफेस 1 के लिए, इस सरफेस के लिए हमने इंटीग्रल के साथ 1 साइन लगा दिया, 1 ई डी एस कॉस थीटा, इंटीग्रल 2 के लिए इस सरफेस के लिए ई डी एस कॉस थीटा, इंटीग्रल का साइन 3 इस सरफेस के लिए ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमें ई और डी एस में एंगल फाइंड करना। तो देखिए फर्स्ट सरफेस के लिए क्या होता है कि एरिया वेक्टर तो आपका इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया हमारा, 90 डिग्री। भाई इस तरीके से शेप हो गई ये चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ हमारा, 90 डिग्री। तो cos 90 वैल्यू पुट कर दी। सेकंड सरफेस के लिए चले इंटीग्रल 2, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जिस डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो दोनों के बीच में एंगल 0, cos 0 पुट कर दिया। थर्ड के लिए चलेंगे, इंटीग्रल का साइन लगाया 3 ई डी एस। अब यहाँ पर देखिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर कहाँ है, डाउनवर्ड है इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में कितना एंगल आ रहा है, 90 डिग्री का। तो cos 90 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको मालूम है
कि cos 90 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। तो देखें ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, इधर ये भी टर्म कैंसिल आउट हो गई। आपके पास क्या बची, सिर्फ सरफेस 2 के लिए आया। तो जो हमें अब ये कैलकुलेट करना है कि इस सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो देखिए फ्लक्स किस सरफेस से गुजर रहा है, सब इसी सरफेस से तो गुजर रहा है। तो इंटीग्रल टू ईडीएस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ई को बाहर दे दिया। अब देखिए सरफेस टू इंटीग्रल डीएस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस सरफेस को अगर हम लेके चलें तो ये कौन सी है, गॉसियन सरफेस है हमारी, गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस। और गॉसियन सिलेंड्रिकल यानी सिलेंडर के लिए सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला 2πr l। 2πr वैल्यू पुट कर दी, ई इंटू 2πr l इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू निकाल ली, क्यू अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर एल, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट यहां से आ गया आपके पास। आपको मालूम है कि जब कोई चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर है, ठीक है, तो उसके कारण लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि जो चार्ज दे रहा है वो पूरी सरफेस पर फैलता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो देखिए लैम्डा दिए गए, आप देख रहे हैं क्यू भी है और एल भी है, इस जगह लैम्डा आ जाएगा। तो ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हमारा डेरिवेशन आ गया। अब देखिए अगर हम ई और आर में अगर एक रिलेशन बनाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में और आर में, तो देखिए क्या आता है हमारा ई और आर का रिलेशन। आर को हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वाई एक्सिस पर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ई और आर क्या है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी क्या मिल रहा है आपको, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा ई और आर। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया हमने विद द हेल्प ऑफ चार्ज सिलेंडर। फॉर्मूला था E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज स्फेरिकल सेल। कोई स्फेरिकल सेल है। अब आप देखिए मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए कोई एक स्फेरिकल शेल है हमारा, दिस इज द रेडियस आर, ठीक। इस पर क्या है, कैसी सेल है हमारी, चार्ज स्फेरिकल सेल है और कंडक्टिंग सेल है। अगर आप इसको +2 चार्ज देंगे तो चार्ज पूरी इस सरफेस पर, स्फेरिकल सरफेस पर स्प्रेड हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि गॉस थ्योरम हमारे को मालूम है। तो फाई बराबर इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ओपन किया तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए इस कंडीशन में हम 3 केसों को लेके चलेंगे कि अब हम क्या करते हैं, यहां पर गॉसियन स्फेरिकल शेल कंसीडर करेंगे टू कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। तो देखिए सबसे पहला केस है हमारा कि अगर ये स्फेरिकल जो शेल है उससे बड़ी है हमारी गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। तो कंसीडर ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, मान ली रेडियस स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर ऑफ कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। यानी गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो इस शेल की रेडियस से बड़ी है। तो देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये कोई एक छोटी हमारी स्फेरिकल सेल है, ये हमारी गॉसियन स्फेरिकल सरफेस हो गई। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि उस जो गॉसियन सरफेस है उस पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं जिसका के नाम है डीएस। इसका एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है क्योंकि प्लस चार्ज है सेल पर, तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होंगी। इस एरिया वेक्टर से डायरेक्शन में ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईडीएस cos थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसी डायरेक्शन हमारा एरिया वेक्टर है, तो एंगल क्या हो जाएगा 0। तो इंटीग्रल ईडीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर लिया हमने, इंटीग्रल डीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन। अब ये छोटा सा एरिया तो डीएस है, पूरा इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4πr², 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडीशन में जबकि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल। दूसरा केस, अगर मान लीजिए गॉसियन सरफेस इसी स्फेरिकल रेडियस पर लाई करे, यानी स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के बराबर हो जाए, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे, कैपिटल आर स्क्वायर फॉर्मूला आ जाएगा। थर्ड केस है हमारा कि अगर गॉसियन सरफेस इस स्फेरिकल सेल के अंदर हो, तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कब मिलती है, चार्ज के थ्रू। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज जो स्फेरिकल सेल के अंदर आएंगे, नहीं आएंगी, क्योंकि सरफेस पर चार्ज है, उस सरफेस से आउटवर्ड, अंदर इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है। तो कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब नो चार्ज, क्योंकि वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। इस तरीके से हमने ये कंसीडर करते हुए 3 केस लिए। अगर मान लीजिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इस रेडियस में अगर ग्राफ को प्लॉट करें, तो देखिए मैं आपको समझाता हूं, मैं इसको यहाँ से रब करता हूं और आपको बताऊंगा मैं कि अगर हम E और R में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो किस तरीके का ग्राफ आएगा। ये सेंटर लाइन है, ये हमारी सेल और ये हमारी रेडियस स्फेरिकल सेल, और गॉसियन सरफेस में अगर हम एक देखें ग्राफ, तो आर क्या है, आर है हमारी क्या है, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस की रेडियस। तो उसमें ई और आर में रिलेशन बनाना है हमारे को। क्या आपको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है इस रेडियस के अंदर, कैपिटल आर डिस्टेंस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। कहां पे मिल रहा है आपको, इस सरफेस पर मिल रहा है, क्योंकि इस सरफेस पर ही पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं स्मॉल आर पर डिपेंड कर रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगी, जैसे जैसे आर बढ़ेगी, आर का स्क्वायर है, ठीक है, आर का स्क्वायर ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, आर का स्क्वायर है, आर मतलब जैसे जैसे ज्यादा बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी शार्पली डिक्रीज हो जाएगा। तो शार्पली डिक्रीज का मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से आए। तो आपकी एक चीज क्लियर हो गई ई और आर में कि जो स्फेरिकल सेल है हमारी, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। मैक्सिमम कहां मिलता है, सरफेस पर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, गॉसियन सरफेस की रेडियस जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड शार्पली डिक्रीज हो जाता है। तो ये था हमारा ग्राफ ई और आर में। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइटली चार्ज शीट। वो ये थिन इनफाइनाइटली चार्ज शीट है जिसके के कारण हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए मान लीजिए ये हमारे पास कोई पेपर है, तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये कोई थिन इनफाइनाइटली चार्ज शीट है, इस पर प्लस क्यू चार्ज, इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे आप कि आपको एक गॉसियन सिलेंडर कंसीडर करना पड़ेगा। किस तरीके से, देखिए इस तरीके से, ठीक। तो ये थिन शीट से अक्रॉस हो गया, आर पार हो गया है। तो एक तो आपको एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में मिलेगा, एक एरिया वेक्टर आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, एक एरिया वेक्टर आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो 3 आपको एरिया वेक्टर मिले। लेकिन एक सिचुएशन ये भी है कि क्या आपको इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिल रही है, नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पर क्या रहेगा हमारा एंगल, देख रहे हैं आप इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो जो फ्लक्स है वो किस एरिया से पास होगा, इस एरिया से पास हो जाएगा और इस एरिया से पास हो जाएगा। तो इसी चीज को हम समझेंगे, हमारे को मालूम है गॉस थ्योरम के बारे में। तो देखिए फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ओपन करते हैं फॉर्मूले को, तो इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, अब आपके पास 2 सरफेस, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर, तो इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई किया इंटीग्रल 1 सरफेस के लिए ई डी एस कॉस थीटा प्लस इंटीग्रल 2 सरफेस के लिए ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको मालूम है कि सरफेस बन के लिए जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो एंगल 0 डिग्री। सरफेस 2 के लिए जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एंगल 0 डिग्री। इसका मतलब हो जाएगा
कि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सरफेस 1 के लिए EDS, सरफेस 2 के लिए EDS इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को आपने बाहर ले लिया। अब सरफेस 1 को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो पूरा एक एरिया मिलेगा आपको, जिसका के नाम दे दिया हमने कैपिटल ए, ये आ गया। प्लस सरफेस 2 को भी अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो उसका भी एक पूरा एरिया मिलेगा, जिसका क्या नाम है ए, ये इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो ई दोनों को ऐड किया, 2EA क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इजिकल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। आपको मालूम है क्यू अपॉन ए का जो रिलेशन है क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया हमारा डेरिवेशन, इजिकल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इस ई और आर में अगर एक ग्राफ प्लॉट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में करके ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो क्या ई और आर में कोई रिलेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव जो चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां जा रही होंगी, हमारी आउटवर्ड जा रही होंगी, यानी इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। Remember to subscribe my channel and push the bell icon to stay updated with my uploads. Thank you very much.